आज हम किन्स का आय व रोजगार का सिद्धांत इसका अध्ययन करेंगे। 1930 की मंदी के बाद किन्स ने 1936 में एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब में किन्स ने प्रतिष्ठित विचारधारा की आलोचना करते हुए इन्होंने अपना आय व रोजगार का सिद्धांत दिया और इन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अहस्तक्षेप नीति की आलोचना की। किन्स का विश्लेषण अल्पकालीन है, जिसमें रोजगार की मात्रा राष्ट्रीय आय या उत्पादन पर निर्भर करती है। इसलिए किन्स का रोजगार सिद्धांत ही आय एवं उत्पादन निर्धारण का सिद्धांत है। किन्स के अनुसार आय एवं रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था की प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो अब हम प्रभावपूर्ण मांग जो है उसका अध्ययन करेंगे। प्रभावपूर्ण मांग से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की सामर्थ्य से है। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है तथा प्रभावपूर्ण मांग से कमी होने से ही अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलती है। प्रभावपूर्ण मांग आय एवं रोजगार के निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक है। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग में उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय को शामिल किया जाता है। अगर हम तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को इसमें सम्मिलित कर लें तो इसमें सरकारी क्षेत्र भी सम्मिलित हो जाता है। प्रभावपूर्ण मांग को अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो आय के स्तर पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि से उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग व्यय में होने वाली वृद्धि आय में हुई वृद्धि की तुलना में कम होती है। इसका मतलब है लोग बचत कर लेते हैं, जितनी भी आय होती है उसको पूरा खर्च नहीं करते। तो इस प्रकार आय और रोजगार के जो बढ़े हुए स्तर को बनाए रखने के लिए आय एवं उपभोग व्यय के मध्य जो अंतर है उसको हम निवेश के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो एक अर्थव्यवस्था की प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर कुल मांग एवं कुल पूर्ति बराबर होती है। तो अब हम प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले मांग फलन और पूर्ति फलन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है समग्र मांग फलन। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग को ही अर्थव्यवस्था की समग्र मांग कहते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग उपभोग और निवेश के लिए की जाती है। उपभोग मांग में निजी उपभोग मांग और सार्वजनिक उपभोग मांग दोनों शामिल की जाती है, और निवेश मांग में भी निजी निवेश मांग और सार्वजनिक निवेश मांग दोनों शामिल की जाती है। तो जो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, वो है उपभोग मांग प्लस निवेश मांग, इन दोनों का योग C+I। अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार के विभिन्न स्तरों एवं उत्पाद की बिक्री से प्राप्त संभावित आय के मध्य संबंध बताने वाले फलन को समग्र मांग फलन कहते हैं। आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें OX पर रोजगार का स्तर है और OY अक्ष पर प्रत्याशित प्राप्तियों को दर्शाया गया है। रोजगार का स्तर ON 0 पर प्रत्याशित प्राप्तियां OL 0 है, और जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है कुल प्रत्याशित प्राप्तियां भी बढ़ती है। लेकिन जो समग्र मांग फलन है, AD वक्र है, वो उसका ढाल लगातार कम होता जाता है। इसका मतलब ये है कि आय बढ़ने पर लोग कम अनुपात में उपभोग पर व्यय करते हैं, और ये एक उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे लोग उपभोग तो बढ़ाते हैं, लेकिन आय की तुलना में कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है। तो इस प्रकार
कुल मांग से तात्पर्य उस विक्रय प्राप्ति से है जिसे रोजगार के किसी विशेष स्तर पर उत्पादित उत्पाद की विक्रय से प्राप्ति की प्रत्याशा की जाती है। तो ये समग्र मांग फलन था एडी, जो कि ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है और इसका लगातार ढाल कम होता जाता है। फिर है समग्र पूर्ति फलन। अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं निवेश के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा को समग्र पूर्ति कहते हैं। रोजगार के किसी निश्चित स्तर पर उत्पादित उत्पाद की बिक्री से जो राशि उद्यमियों को अवश्य मिलनी ही चाहिए उसे कुल पूर्ति कीमत कहते हैं। तो इस प्रकार रोजगार के स्तर एवं विक्रय प्राप्तियों के मध्य संबंध बनाने वाले फलन को समग्र पूर्ति फलन कहा जाता है। सामने एक आपको डायग्राम दिख रहा है। ओ एक्स अक्ष पर रोजगार का स्तर लिया गया है और ओ वाई अक्ष पर विक्रय प्राप्तियां ली गई है। यदि रोजगार का स्तर ON0 है तो उसकी लागत OL0 है। ON की अगर ON है तो उसकी लागत OL होगी। रोजगार का स्तर NT होने के बाद लागतों में वृद्धि होने पर भी रोजगार के स्तर में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में जो कुल पूर्ति वक्र है वो वर्टिकल कंडीशन में हो जाता है, लंबवत हो जाता है। तो किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर अर्थव्यवस्था की समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। तो हमने पहले समग्र मांग फलन पढ़ा, समग्र पूर्ति फलन पढ़ा, इन दोनों के वक्रों का हमने अध्ययन किया। अब है कि जो प्रभावपूर्ण मांग है उसका निर्धारण वहाँ होगा जहाँ पर समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन एक दूसरे को काटेंगे। यहाँ पर एक आपको नीचे एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें ओ एक्स अक्ष पे रोजगार लिया गया है और ओ वाई अक्ष पे विक्रय प्राप्तियाँ और प्रत्याशित प्राप्तियाँ, इसमें जो दोनों एएस वक्र हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व, दोनों को लिया गया है। एडी जो है वो कुल मांग फलन है और एएस है कुल पूर्ति फलन है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। तो इस प्रकार बिंदु ई जो है वो अर्थव्यवस्था का उस बिंदु पर संतुलन होगा और यही बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है, क्योंकि किन्स ने कहा था कि प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक दूसरे को दोनों को जहाँ एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, तो यह प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण का बिंदु है। बिंदु ई के ऊपर जहाँ पर संतुलन हो रहा है वहाँ रोजगार का स्तर ON है तथा विक्रय की जो प्राप्तियाँ हैं वो OL के बराबर है। अगर रोजगार का स्तर ON से कम, मान लो ON0 हो, तो यहाँ पर जो कुल मांग है वो कुल पूर्ति से अधिक है। इसका मतलब है अगर हम जो मांग फलन है वो प्रत्याशित प्राप्तियों को बताता है और एएस जो मान लो उसकी लागत को बताता है, तो यहाँ पर क्या है, आय ज़्यादा है, लागत कम है, क्योंकि एडी और एएस के बीच में जो गैप है AB, ये क्या है, कुल मांग की जो मात्रा है उसको अधिक बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो उद्यम करता है, क्योंकि उनको आय ज़्यादा प्राप्त हो रही, लागत कम है, तो उत्पादन और रोजगार बढ़ाएंगे। अब इसके विपरीत अगर रोजगार का स्तर मान लो ON1 है, तो यहाँ पर कुल पूर्ति कुल मांग से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ति है, जो CD जो अंतर आ रहा है वो क्या है, यहाँ पर पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है। इसका मतलब है लागत ज़्यादा है और आय कम है। तो इस कंडीशन में जो उद्यमी हैं वो उत्पादन और रोजगार जो है उसको कम करना चाहेंगे। तो इस प्रकार किन्स के अनुसार जो बिंदु ई है वहाँ पर अर्थव्यवस्था का उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से संतुलन में होगी। यहाँ पर किन्स के अनुसार बिंदु ई अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इस बिंदु पर ही अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार विद्यमान हो। किन्स की मान्यता के अनुसार अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के जो स्तर है उससे पहले भी संतुलन में आ जाती है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी प्राप्त नहीं होती, उससे पहले भी अर्थव्यवस्था में संतुलन हो सकता है। लेकिन जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो ये मानते थे कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि संतुलन जो है वो पूर्ण रोजगार से पहले भी प्राप्त किया जा सकता है।
अब प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण। प्रभावपूर्ण मांग वह बिंदु है जहां समस्त मांग वक्र समस्त पूर्ति फलन को काटता है। उस बिंदु पर उद्यमियों को जो प्रत्याशित आय है रोजगार के स्तर पर उनकी कुल लागत के बराबर हो जाती है, जो उन्हें अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण मांग का यह बिंदु ही रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण करता है। किन्स ने बताया कि जो अर्थव्यवस्था में संतुलन है वो अल्प रोजगार के स्तर पर भी हो सकता है। समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के साम्य से प्रभावपूर्ण मांग पर जो संतुलन होता है वो उसके जो रोजगार स्तर है वह सदैव पूर्ण रोजगार स्तर होना आवश्यक नहीं है, यह अल्प रोजगार संतुलन में भी हो सकता है। तो इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि से ही पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लो संतुलन अल्प रोजगार स्तर पर पाया जाता है, उसमें हो सकता है ऐसा, तो अगर हमें पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करनी है तो ये तभी हो सकता है जब हम प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा सकें। जो प्रभावपूर्ण मांग है वो AD है C+I। सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है, OX पे वही रोजगार का स्तर लिया गया है और OY पे लागत एवं प्राप्तियां हैं। यहाँ पर AD और AS दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। E बिंदु पर काटने से क्या हो रहा है, रोजगार का स्तर जो है वो ON इसका निर्धारण हो रहा है, जहाँ पर AS और AD दोनों बराबर हैं। तो ये कंडीशन जो है वो अल्प रोजगार के संतुलन को बताती है। अब अगर हमें समग्र मांग फलन में वृद्धि करनी है तो AD जो था वो था C+I+G। अगर 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो उसमें उपभोग, निवेश और सार्वजनिक व्यय, इन तीनों का योग होता है एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग फलन। तो जो AD है वो और AS E बिंदु पर काट रहे हैं, जहां पर अल्प रोजगार का के संतुलन के स्तर पर उसका निर्धारण हो रहा है। अब अगर हमें पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है वो ON1 है, अगर हमें ये प्राप्त करनी है तो हमें प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि कब होगी, जब एग्रीगेट डिमांड AD कर्व जो है वो शिफ्ट ऊपर की ओर हो। तो AD शिफ्ट ऊपर की ओर कब होगा, जब या तो C में परिवर्तन हो या I में परिवर्तन हो या G में, या तो उपभोग बढ़े या निवेश बढ़े या सार्वजनिक व्यय बढ़े। तो इनमें वृद्धि करने से जो समस्त मांग वक्र है वो AD से ऊपर की ओर शिफ्ट होकर हो जाएगा AD1, और प्रभावपूर्ण मांग का जो नया बिंदु होगा जहां संतुलन होगा वो होगा E1 पर, जहां पूर्ण रोजगार का स्तर ON1 है। तो इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग पर सदैव पूर्ण रोजगार आवश्यक नहीं है। अगर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण निम्न स्तर पर भी हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति होगी, और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि द्वारा ही अल्प रोजगार स्तर से पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है चित्र में आपको दिख रहा है कि प्रभावपूर्ण मांग जो है पहले E पर था संतुलन, लेकिन वो अल्प रोजगार का संतुलन का स्तर था। अगर हमें ON1 पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना है तो हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। इसको बढ़ाने के लिए या तो C बढ़े, उपभोग बढ़े, निवेश बढ़े या सरकारी खर्च बढ़े। इनमें परिवर्तन होने से एग्रीगेट डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा और ये ऊपर की ओर शिफ्ट होकर पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच जाएगी, और जो पूर्ण रोजगार का स्तर है ON1 वो प्राप्त किया जा सकता है, जो कि रोजगार का अधिकतम स्तर कहलाता है। तो इस प्रकार हमने किन्स का आय व रोजगार का सिद्धांत पढ़ा कि इसके अनुसार प्रभावपूर्ण मांग जो है उसके ऊपर यह निर्भर करता है। तो प्रभावपूर्ण मांग है वो समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन, इन दोनों के जहां पर एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पर उसका निर्धारण होता है। अब है किन्स के सिद्धांत की आलोचनाएं। इसकी पहली आलोचना है कि पूर्ण रोजगार एक मिथ्या धारणा है। इसकी अनेक अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। इनके आलोचनाओं के अंतर्गत हेनरी हैजलिट ने आलोचना करते हुए कहा है कि पूर्ण रोजगार की धारणा दोषपूर्ण है। उन्होंने इस पूर्ण रोजगार की अवस्था को आदर्श या स्तंभ रोजगार कहना पसंद किया है, जबकि यह धारणा दोषपूर्ण है। और
नेक्स्ट मान इसकी आलोचना है कि जो किन्स का रोजगार का सिद्धांत है वो गलत मान्यताओं पर आधारित है। यह पूर्ण प्रतियोगिता का समर्थक ही नहीं है, बल्कि इसने बंद अर्थव्यवस्था को भी दोषपूर्ण मान्यता इसकी रही है, क्योंकि व्यवहार में कहीं पर भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई नहीं जाती। और किन्स का ये सिद्धांत जो है अर्थव्यवस्था और देश के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से लागू नहीं होता। ये सिद्धांत पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर तो लागू होता है, लेकिन साम्यवादी या समाजवादी जो अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उन पर ये लागू नहीं होता है। किन्स का रोजगार सिद्धांत एक अल्पकालिक विश्लेषण है। किन्स का मानना था कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन इसकी जो आलोचना करने वाले हैं उनका कहना है कि उत्पादन, तकनीक, संगठन, पूंजी की मात्रा तथा उपभोग की प्रवृत्ति आदि में परिवर्तन तो दीर्घकाल में ही होते हैं। और निवेश पर आवश्यकता अधिक जोर दिया, क्योंकि किन्स ने के जो रोजगार सिद्धांत है उसमें उपभोग को अल्पकाल में स्थिर मानकर रोजगार में वृद्धि के लिए जो विनियोग है उसमें वृद्धि पर ही उन्होंने बल दिया है, जबकि रोजगार में वृद्धि के लिए उपभोग प्रवृत्ति में भी वृद्धि एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रावेगिक विश्लेषण का अभाव। किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वह प्रावेगिक नहीं है, तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण है। किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में त्वरक सिद्धांत की व्याख्या नहीं की। तो इस प्रकार ये किन्स के रोजगार सिद्धांत की